Good afternoon, 8th class. So we are on chapter number 7 of history, civilizing the native and educating the nation. Now, before we start the chapter, we should understand the name of the chapter. The Britishers said that the Indians were not civilized people. ठीक है, नेटिव का क्या मतलब होता है? ओरिजिनली जो वहां बिलोंग करते हैं. सो सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब था, वो बोल रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उनको हमें सिविलाइज बनाना है, क्योंकि वो सिविलाइज नहीं है. मतलब सिविलाइज उनके हिसाब से क्या होते थे? डेवलप, जिनको अच्छी एजुकेशन आती हो, साइंस आता हो, लॉजिक्स आते हो. और दे यूज टू थिंक कि इंडियंस जो है लैक करते हैं इस चीज में. समवेयर एज वी से कि है ना, सभ्य नहीं है ये लोग, असभ्य मतलब सिविलाइज्ड नहीं है. सो दे सेड कि हमें नेशन को सिविलाइज करना है, इसलिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा. So in the earlier chapters you have already seen कि ब्रिटिश जो है उनके रूल ने इंडिया के हर सेक्शन पे इफेक्ट किया था, whether it were the kings, राजाज, नवाब्स, peasants या फिर ट्राइबल्स. तो इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के आने के बाद क्या चेंज हुआ इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल. यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ पे क्या चेंज हुआ, दैट इज व्हाट वी विल बी गोइंग थ्रू इन दिस चैप्टर. सो देखो, ब्रिटिश ऐसा चाहते क्यों थे? द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट. टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडिया की जो पूरी एरिया है, उस पे तो कंट्रोल चाहते ही थे, पॉलिटिकल कंट्रोल. बट उसके साथ साथ वो चाहते थे कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज भी हो. Along with that, they said that they have a cultural mission. मतलब उनको many times the British used to say that we are ruling over India because we want you to get civilized. कल्चरली हम आपको बहुत मतलब सुपीरियर और बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो दे यूज टू से दैट वी हैव टू सिविलाइज द नेटिव्स, वी हैव टू चेंज देयर कस्टम्स, देयर वैल्यूज. Okay, this is what they were saying and they were wanting to do. So actually, what were the changes that were introduced and how were then finally Indians educated उनके हिसाब से to get civilized and made into what the British believed were good subjects. What are subjects? Subjects होते हैं जैसे एक राजा की प्रजा होती है, whereas citizens क्या होते हैं? Citizens as we call in Hindi नागरिक, मतलब who play important role in the governance of the country. Whereas जो subject प्रजा होती है वो जैसा जो भी ruler होता है, whether it is emperor or whoever it is, उनकी बस बातें somewhere उनको follow करनी होती है. तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडियन क्या बन जाए? गुड सब्जेक्ट बन जाए, मतलब हम जो बोले वो बातें मान जाए, हमारे हिसाब से सब कुछ चले. सो द ब्रिटिश इनिशियली सोच रहे थे कि क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे ये जो एम्स है ये फुलफिल हो जाए. सो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड क्या हुआ फिर हम देखेंगे कि ये लोग बहुत डिबेट में थे ब्रिटिशर्स कि व्हाट शुड बी डन फाइनली, ताकि जो हमारे एम्स हैं और जो हमारे जो भी हम चाहते हैं वो कैसे फुलफिल हो जाए. ओके, so now let us understand how the British actually saw education. So let us look at what British thought and did and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. So in the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to the British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. सो पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स सोचते क्या थे अबाउट इंडिया और कुछ आइडियाज ऑफ एजुकेशन, मतलब उनके हिसाब से किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए. ओके, और आज जिस तरीके की हम एजुकेशन अटेन करते हैं वो इवॉल्व होने में अराउंड 200 इयर्स लगे. दैट मीन्स अब जो हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं, डिड नॉट डेवलप इन 1 ईयर और 2 ईयर. अराउंड 200 तक धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए और चेंजेस आए. देन फाइनली अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो वाला एजुकेशन सिस्टम. ओके, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं. यू मस्ट बी नोइंग अभी ऑल्सो देयर हैज बीन चेंज इन द एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और चेंजेस आएंगे. ओके, so now let us move back to history. तो हम पहले तो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, क्या करना चाहिए, और जब जो ब्रिटिशर्स ने किया उनको इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया उनके आइडियाज को, कौन से आइडियाज एक्सेप्ट किए, कौन से नहीं किए, उसमें क्या चेंजेस लाके फाइनली क्या क्या हुआ था. दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर.
Okay, so now when we know that we need to understand that how did the British basically thought what is to be done, और फिर वो जो changes लाए वो finally जो है उस पे Indians ने कैसे react किया. Okay, so we will here notice that what all were the different phases of finally deciding how the education is to be provided to the Indians. So let us move on to the first point, and the first point is basically tradition of Orientalism. Orientalism is somewhat relating to study and these language etc. of Asian people. ठीक है, तो generally जब हम East की बात करते हैं तो this is Asia and West is the Great Britain and the Americas etc. Okay, so यहाँ पे जब हम Orientalism की बात करते हैं तो basically related to Asia and India. So in 1783 there was a person called William Jones जो कैलकाटा में आए थे, जिनको अपॉइंटमेंट दिया था एज ए जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, जो कंपनी ने सेटअप की थी. कंपनी मींस ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, सो इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, वो एक लिंग्विस्टिक भी थे. लिंग्विस्टिक मतलब ही हैड द नॉलेज ऑफ मेनी लैंग्वेजेस. He had studied Greek and Latin at Oxford. He knew French and English, and he even picked up Arabic from a friend of his. यानी एक friend से Arabic language भी सीख ली थी. He learned Persian, and when he reached Calcutta, he then started spending lot of time in studying Sanskrit language and grammar and other details. And he wanted to understand the Sanskrit language so that he could study the ancient Indian books. So he started to learn Sanskrit from Pandits and tried to interpret things and understand the language very nicely. तो संस्कृत की लैंग्वेज, ग्रामर, पोइट्री को वो पंडित्स के थ्रू समझने लगे थे. Then soon he was studying ancient Indian text, लॉ के बारे में, फिलोसफी के बारे में, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरल वैल्यूज, मैथ्स, मेडिसिन, साइंसेस. ये जितनी भी एंशिएंट इंडियन बुक्स लिखी हुई थी इन टॉपिक्स पे, लॉ, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड ऑल ऑफ देम, साइंस से रिलेटेड भी, मैथ्स, मेडिसिन, इन सबको वो पढ़ने लगे. देन ही डिस्कवर्ड कि जैसा इनका इंटरेस्ट है ना इंडियन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, वैसे ही बहुत सारे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनका भी सेम टाइप का ही इंटरेस्ट है. जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथानियल हैलहेड, ये भी ऐसे थे कि वो भी एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर करना चाहते थे, इंडियन लैंग्वेजेस में मास्टर कर रहे थे, और दे वर आल्सो ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश, ताकि और भी जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सके इसको. ठीक है, तो इनके साथ मिलके जॉन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म की और एक जर्नल भी स्टार्ट की जिसको बोलते हैं एशियाटिक रिसर्च. तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया के एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट बुक्स, हर चीज को ये लोग पढ़ के उसको इंटरप्रेट करके उससे रिलेटेड चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं. ओके, और फिर इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाई, एशियाटिक रिसर्चेस नाम की जर्नल भी स्टार्ट की. Then Jones and Colebrook जो है, they came to represent a particular attitude towards India. ये एक अलग टाइप का इन्होंने एटीट्यूड डेवलप किया. ये डीप रिस्पेक्ट था इनका, किसके लिए? इंडिया के कल्चर के लिए, एंशिएंट कल्चर के लिए. और साथ में ऑब्वियसली बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट. ऐसा नहीं है कि दे वर ओनली थिंकिंग गुड थिंग्स अबाउट ईदर देयर ओन culture or either about India. They said ancient cultures were something to be respected, very very good thing in both the civilization, both the areas, चाहे इंडिया हो चाहे वेस्ट हो. और वो स्पेसिफिकली इंडियन सिविलाइजेशन के लिए सोचते थे. They felt that they had attained a glory in the ancient past, but then subsequently declined. तो वो यही बोल रहे थे कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो एंशिएंट टाइम्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा उसका डिक्लाइन हो गया. तो उन्होंने यही बोला कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इन अ गुड मैनर, अच्छे से इंडिया को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड इंडिया एंड इट्स पीपल, इट वाज वेरी नेसेसरी कि हम इंडिया की जो एंशिएंट बुक्स हैं, चाहे सेक्रेड हो, चाहे लीगल टेक्स्ट हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कल्चर, कोई भी तरीके की टेक्स्ट हो, उसको हमें अच्छे से डिस्कवर करके फिर उसको अच्छे से पढ़ के इंटरप्रेट करना चाहिए. तभी हम इंडिया को और इंडियंस को अच्छे से समझ पाएंगे.
तो फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यानी वही असली में बता पाएंगे अपने कल्चर लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ, एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज could basically form the basis of future development in India। तो यानी इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके एंशियंट पास्ट को जाने, उनके एंशियंट लीगल और जितनी भी लिटरेचर वर्क है उनको समझ पाए, ठीक है। सो नाउ देन जोन्स एंड जो कोलब्रुक है, दे वेंट about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their finding known to other। तो जैसे इन्होंने बोला आगे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इंडिया की अपने को बहुत चीजें पता होनी चाहिए, इंडिया से रिलेटेड, एंशियंट टेक्स्ट, एंशियंट वर्क से रिलेटेड, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एंशियंट बुक्स को डिस्कवर करना है, उनके मतलब को समझना है, इंटरप्रेट करना है, ट्रांसलेट करना है उनको, और फिर उससे जो भी हमारा निकला फाइंडिंग्स उनको सबको बताना है, अदर्स को भी, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमें उनको बताना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इन्होंने ये बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तो सबसे पहली चीज ब्रिटिशर्स को हेल्प करेगा इंडियंस को समझने में, इंडिया के कल्चर को समझने में, एंड सिमिलरली इसीलिए जो ब्रिटिशर्स है वो अच्छे से इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, इंडिया को गवर्न अच्छे से कर पाएंगे। बट ब्रिटिश के लिए तो है ही हेल्पफुल, पर इंडियंस के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि वो अपने हेरिटेज को वापस से रीडिस्कवर करेंगे, वो अपने हेरिटेज को वापस से उनको पता चलेगा, और इस प्रोसेस में ऑब्वियसली उनको एक तरीके से ये भी चीज समझ आएगी कि ये हम लोग ब्रिटिशर्स ने हमें बताई है, और ब्रिटिशर्स हम एंशिएंट पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो समवेयर वो ब्रिटिशर्स की तरफ भी थोड़े से बायस, मतलब समवेयर एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन आ जाएगी, रिस्पेक्ट जैसी। तो वो यही बोले, इन दिस प्रोसेस ब्रिटिश वुड बिकम गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर्स, यानी एक तो इंडिया को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनके मास्टर्स भी, और इंडियन कल्चर के गार्जियन भी है, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं इंडियंस को उसके बारे में बताने में, ठीक है। इन आइडियाज से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारी जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिश है उनको इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को, ठीक है। सो द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग, इंडियन लर्निंग को ज्यादा फोकस करो एज कंपेयर टू वेस्टर्न लर्निंग। क्यों? बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर ऐसे हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जिसमें हम एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा रहे हैं, संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री को पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो है वो इस तरीके की पढ़ाई से ऑलरेडी फेमिलियर है, और इनका खुद की लैंग्वेज है, वो इनका खुद का कल्चर है, तो ऑब्वियसली ये यूज्ड टू है ऐसे पढ़ने के लिए, सो दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, सो दे शुड बी टॉट इन दिस मैनर ओनली। एंड समवेयर ये यही बोल रहे हैं, ये चीजें जिनको ये वैल्यू करते हैं, ट्रेजर करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो समवेयर वो जो एलियन है, एलियन का मतलब क्या है, somebody who is not belonging to your area, तो यहाँ पे एलियन ब्रिटिशर्स के लिए बोल रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स जो कि एक तरीके से ऐसे लग रहा है कि फॉरेनर्स उन पे रूल कर रहे हैं, उनको भी समवेयर रिस्पेक्ट जैसे कर लेंगे, ठीक है। सो नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, और इसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि अगर इन लैंग्वेजेस में हम इनको पढ़ाएं तो क्या होगा कि अगर तो इनकी इससे फेमिलियर है, तो इसकी जगह अगर हम इनको इंग्लिश में पढ़ाए तो इंग्लिश एकदम नई लैंग्वेज है इनके लिए, जो जिसका इनको आइडिया ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट दे शुड नॉट बी द सब्जेक्ट शुड नॉट बी दे शुड नॉट बी टॉट द सब्जेक्ट्स व्हिच वर एलियन टू देम, यानी जो इनके लिए एकदम अलग है, जो इसका इनको आइडिया ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तभी ये चीज मानेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छे लोग हैं, और अगर ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया तो समवेयर दे विल विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द इंडियंस, और तभी हो सकता है एज आई सेड एलियन रूलर्स यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी इंडिया के जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स ये लोग बोलते हैं, वो रिस्पेक्ट करेंगे।
इसी सोच के साथ इन्होंने कुछ स्कूल्स और कुछ इंडिया में कॉलेजेस जैसे स्टार्ट की। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मदरसा सबसे पहले सेटअप किया था कैलकाटा में 1781 में। हमें पता है मदरसा बेसिकली अरबिक वर्ड है प्लेस ऑफ लर्निंग के लिए, स्कूल कॉलेज जो होता है एनी प्लेस ऑफ लर्निंग। तो मदरसा शुरू किया जिस स्कूल और कॉलेज हो, पर यहाँ पे बेसिकली मदरसा स्कूल सेटअप किया कैलकाटा में 1781 में टू प्रमोट स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। और फिर हिंदू के लिए हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया इन बनारस 1791। You need to remember these dates and these name. मदरसा 1781 कैलकाटा, ओके, मदरसा 1781 कैलकाटा, हिंदू कॉलेज बनारस 1791। ताकि यहाँ पे जो ये हिंदू कॉलेज सेटअप की थी बनारस में 1791 में, वो इसलिए की थी टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, ठीक है, जो यूजफुल हो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा उसमें लग रहा है ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं ना इंडियन टाइप की स्टडीज को और इंडिया के ही एंशिएंट चीजों को पढ़ाने के लिए। बट नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दीज व्यूज, मेनी वर स्ट्रांगली अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म, basically they were strongly against Orientalism and they did not support the teaching of these ancient scriptures and in Indian languages like Sanskrit, Arabic, etc. Now this is a box that is given in your book and you can clearly see कि ये एक picture है. In this picture basically if you notice the image represents how Orientalists thought that British power in India. तो ये क्या सोच रहे हैं देखो, if you see this person is basically Hastings, ठीक है. तो ये जो person है Hastings, you will notice that he was an enthusiastic supporter of Orientalists. तो he is placed between standing figure, ठीक है. between किसके है, एक साइड पे पंडित है, एक साइड पे मुंशी है. मुंशी कौन होता है, बेसिकली अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्सन. और जो पंडित है वी ऑलरेडी नो संस्कृत से रिलेटेड जो जिनको नॉलेज है. तो यानी एक साइड पे मुंशी है और एक साइड पे पंडित है. और हेस्टिंग और बाकी ओरिएंटलिस्ट यही बोल रहे थे कि इंडियन स्कॉलर्स जो है वो चाहिए टू टीच देम द वर्नैक्युलर लैंग्वेज. वर्नैक्युलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज कहीं की, ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखें तो ब्रिटिशर्स यूज दिस इज अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू लोकल लैंग्वेज ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप. एंड समवेयर ये बोल रहे हैं कि इन colonial countries like India, British used the term to mark difference between local language of everyday use and English, which was the language of imperial masters. तो ये यही बोल रहे थे एक लोकल लैंग्वेज जिसका डायलेक्ट या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है विच इज सीन एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है. बट कॉलोनियल में हम लोग एज आई टोल्ड यू लोकल लैंग्वेज एवरीडे लैंग्वेज को अलग करने के लिए अलोंग विद मतलब इंग्लिश के कंपैरिजन में जो इंग्लिश एक इंपीरियल मास्टर्स की लैंग्वेज थी, तो ये वर्नैक्युलर लैंग्वेज में फोकस कर रहे थे और बोल रहे थे लोकल कस्टम और लॉज जानने चाहिए हमें ट्रांसलेट करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए एंशिएंट टेक्स्ट. और हेस्टिंग ने इनिशिएटिव लिया था जब कैलकाटा मदरसा सेटअप किया था एंड ही बिलीव्ड कि कस्टम ऑफ द कंट्री एंड द ओरिएंटल लर्निंग should be the basis of British rule in India, and so Indians should be educated in this kind of education, Orientalist, ठीक है. ये मॉन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग का बाय रिचर्ड वेस्टमकॉट 1830 में. नाउ इट इज इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा, ठीक है. इफ यू हैव visited that area or maybe if you get a chance you can see ये मॉन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग का रिचर्ड वेस्टमकॉट द्वारा 1830 का है ये. अभी ये कैलकाटा में विक्टोरिया मेमोरियल में है. So with this we complete today's class. If you have any doubt relating to the topic that we have done, then come back with your problems and the problems will be solved. So basically आज हमने ये जो tradition of Orientalism है इसको अच्छे से डिटेल में कर लिया, क्या है, कैसे ब्रिटिश सोचते थे इसके बारे में. And in our next class we'll start with the next topic. So if you have problem, do ask your problems and then we'll solve your problems. Okay, so this is it for today. Now meet you all in the next class.